Now, let's further proceed with writing transverse progressive wave equation. Now, our next task is we wish to write a mathematical equation which would describe transverse propagating wave. हम ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन लिखना चाहते हैं. ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग हार्मोनिक वेव इक्वेशन. हार्मोनिक वेव इक्वेशन, उसे हम लिखने का तरीका समझना चाहते हैं कि किस तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए. व्हाट डू आई मीन, मैं करना क्या चाहता हूं मैं उसको समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. यदि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. कोई पार्टिकल है और वह पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से. यह वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज वेरी कर सकती है, या नॉट ओनली इन एक्स एक्सिस, यह एक्स वाई प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. इस तरह से यह पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. पार्टिकल की इस मोशन को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं. और वह मैथमेटिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे भाई? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखेंगे. सबसे पहले कि वह पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. हमने कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में हमने यह इक्वेशन लिखना सीख रखी है कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस सी. अब वह पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है. इसका मतलब है दिस x वुड बी सम फंक्शन ऑफ टाइम. x कोऑर्डिनेट वुड बी सम फंक्शन ऑफ टाइम. इसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करेगा. और हम इस इक्वेशन को इस तरह से फाइनली लिख देंगे. हम इस तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी. नाउ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, यह दोनों मैथमेटिकल इक्वेशन मिलकर पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई प्लेन में मोशन को डिस्क्राइब कर देती है. आई मीन टू से इट्स नॉट ओनली मोशन इन स्ट्रेट लाइन. किसी भी पार्टिकल की किसी भी तरह की मोशन को किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा अवश्य लिखा जा सकता है. जैसे यह एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. एनी पार्टिकल इज मूविंग इन दिस सर्कुलर पाथ. इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वी कैन ऑलवेज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन. पार्टिकल की इस मोशन को मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं. किस तरह से? हम इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे. हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. R is the radius of this circular path. और फिर हम कहेंगे x is equal to R cos omega t, y is equal to R sin omega t.
here omega is angular velocity of this particle executing circular motion. हम इन तीन इक्वेशन के द्वारा पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को लिख सकते हैं। इधर हम देखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर और ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। वेव्स पढ़ने से पहले हमने कोऑर्डिनेट भी पढ़ रखा है, हमने सर्कुलर मोशन भी पढ़ रखा है और वहां पर हमने यह सारी बातें देख रखी हैं, सीख रखी हैं, समझ रखी है। इट्स नॉट ओनली द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट ओनली द सर्कुलर मोशन। हम कहते हैं पार्टिकल की किसी भी तरह की मोशन, यदि कोई पार्टिकल इस XY प्लेन में इस पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, यह XY प्लेन है और कोई पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की पैराबोलिक पाथ में मोशन को भी हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। दिस इज अ जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वह इस पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। नाउ हियर x इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। अब वो जिस भी तरह से मूव कर रहा है, x कोऑर्डिनेट इज सम फंक्शन ऑफ टाइम और y इक्वल टू 4ax। हम इस इक्वेशन के द्वारा इस तरीके से हम पार्टिकल की इस पैराबोलिक पाथ में मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि कोई पार्टिकल इस XY प्लेन में एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, दिस इज A, दिस इज B, यदि कोई पार्टिकल इस XY प्लेन में एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की इस मोशन को भी हम मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड यू राइट इट लाइक दिस, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू b sin ओमेगा t। इस तरीके से हम यह इक्वेशन लिख सकते हैं और इस इक्वेशन के द्वारा हम पार्टिकल की एलिप्टिकल पाथ में मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी with which the particle is moving in this elliptical path। आप देख सकते हैं x अपॉन a कर लीजिए, y अपॉन b कर लीजिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, आपको यह इक्वेशन भी बनी हुई दिखेगी। और किसी भी समय पर, किसी भी पोजीशन पर पार्टिकल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट वह इस इक्वेशन के द्वारा आपको दिख जाएगा। यह तो कुछ रेगुलर मोशन हुई। This is motion in straight line, this circular motion, parabolic motion, elliptical motion, hyperbolic motion। ये तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हैं और हमने कहा कि इस फंक्शन को फॉलो करते हुए कोई सा भी पार्टिकल उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। इनफैक्ट आगे आप मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तो आप कहोगे एनी टाइप ऑफ मोशन, इट मे बी रैंडम टू एनी एक्सटेंट, किसी भी तरह की मोशन हो वह कितनी भी रैंडम क्यों ना हो, दैट मोशन कुड ऑलवेज बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। हम कहते हैं इस कमरे में उड़ती हुई मक्खी, उस मक्खी की या मच्छर की जो पोजीशन है, उसकी जो मोशन है, उसकी मोशन पूरी तरह से रैंडम है। कुछ नहीं पता जो मक्खी मच्छर अभी इधर दिख रहा है, अगले 1 मिनट के बाद कहां होगा, किस तरह से होगा। इवन द मोशन ऑफ अ फ्लाई इन अ रूम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। One can always write a mathematical equation describing any type of motion, वह कितनी भी रैंडम क्यों ना हो। इनफैक्ट यह कंसेप्ट आइंस्टाइन का था।
मैथमेटिक्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के साथ में आप किसी भी फिनोमेना को, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है, और इस इक्वेशन को लिखने का तरीका आप आगे इंजीनियरिंग पढ़ते समय, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते समय जरूर सीखोगे। ऑल्दो इट्स अ वास्ट साइंस, इट्स वास्ट मैथमेटिक्स, मतलब ये तो एक इतना अनलिमिटेड वाली बात कर रहा हूं कि अभी तक इसमें काफी कुछ डेवलपमेंट करे जाने बाकी हैं, और इस पर कॉन्स्टेंटली रिसर्च वर्क चल ही रहा है। एनीवे, अभी जो मेरा उद्देश्य है, मैं इसी तरह से ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग हार्मोनिक वेव के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूं, जो कि कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट्स अ सिस्टमैटिक और रिदमिक और डिसिप्लिन्ड एंड अ डिफाइंड मोशन। हम रस्सी के एक सिरे को इस तरह से पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं, और हमारे द्वारा दिया गया डिस्टर्बेंस वह आगे प्रोपोगेट कर रहा है। रस्सी के पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है, उसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिखना चाहते हैं। जरा समझिए, जैसे मैंने कहा कमरे के अंदर मक्खी की पोजीशन, उस मक्खी की अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन होगी, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन लिखना है जिससे मैं किसी भी समय पर उस मक्खी की एग्जैक्ट स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकूं। अभी वह मक्खी इस जगह पर है, उसकी यह वेलोसिटी है, यह एक्सीलरेशन है, यह मूवमेंट है, यह डायरेक्शन है, इस तरीके से मूव करते हुए और आगे रैंडम तरीके से मूव करेगी, तो अभी से ठीक 1 मिनट के बाद यह मक्खी कहां पर होगी, किस स्थिति में होगी, इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या इसका एक्सीलरेशन होगा, क्या इसकी डायरेक्शन होगी, वह सारी बात मैं बताना चाहता हूं। और इसी तरह से मैं एक ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग हार्मोनिक वेव के लिए एक इक्वेशन लिखना चाहता हूं। दैट इज माय टारगेट इन द आर्टिकल। इस आर्टिकल में मैं यह चाहता हूं। अब मैं कैसे करूंगा इसको समझाऊंगा। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 30 सेकेंड्स। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब देखिए, ये जो ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग हार्मोनिक वेव इक्वेशन है, इसको लिखने का जो मैं तरीका बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बात हम समझे, पार्टिकल की मोशन समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन, समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। हमने, दिस इज द सिचुएशन, यह रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी बंधी हुई है अलोंग दिस, और रस्सी का सिरा हमारे हाथ में है, और हम इस तरह से उसको टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं। इस तरह से हम उसको टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं। और अब जरा सोचिए, रस्सी के अलग अलग पार्टिकल इस तरह से, यह पोजीशन दिख रही है, हमें इल्यूजन हो रहा है जैसे कि रस्सी इस तरह से आगे बढ़ रही है, मगर जब हम ध्यान से देखते हैं तो रस्सी आगे नहीं बढ़ रही है, उसका कोई सा भी पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है। इस तरीके से पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज द मोशन। और रस्सी की इसी मोशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करना चाहते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जस्ट टेक अ स्टिल कैमरा, एक कैमरा लीजिए जिससे आप फोटोग्राफ लेते हैं, स्नैप लेते हैं, और जो रस्सी है, रस्सी का एक सिरा इधर बंधा हुआ है, दूसरा सिरा आपके हाथ में, रस्सी टाइट है, इस तरह से आप कॉन्स्टेंटली, एक पर्सन उसको टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, एंड देयर इज ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग हार्मोनिक वेव इन दैट रोप। आप कैमरे से उस रस्सी को फोकस कीजिए और क्लिक कर दीजिए।
एक फोटोग्राफ, एक स्नैप ले लीजिए, आपको वह फोटोग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देगा. दिस वुड बी द लुक. इस तरह का वह फोटोग्राफ दिखाई देगा. अब सबसे पहले यह स्नैप में, इस फोटोग्राफ में आपको दिख क्या रहा है? मैं कहता हूं जिस इंस्टेंट पर क्लिक करा गया, एट दैट इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ various particles on the rope can be seen into this photograph. This is the length of the rope. रोप इस तरह से, इस लंबाई में इस तरह से है, और उस इंस्टेंट पर आपको, जिस इंस्टेंट पर क्लिक करा गया, उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन आपको दिख रही है. और उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन, मैं अब इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिखना चाहता हूं. इस पोजीशन को मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा लिखना चाहता हूं. इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा. सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर देता हूं. उस कोऑर्डिनेट एक्सेस को डिफाइन करने के लिए मैं रस्सी की लेंथ के अलोंग एक्स एक्सेस कहता हूं. रस्सी की लेंथ के अलोंग इसे एक्स एक्सेस कहता हूं. और ये जो पॉइंट एक है, ये जो मीन पोजीशन पर यह जो पॉइंट दिख रहा है मुझे, इसे मैं ओरिजिन कहते हुए इसे मैं y एक्सिस कह देता हूं. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर दिया. द रोप इज अलोंग x एक्सिस एंड इट्स डिस्टर्ब्ड अलोंग y एक्सिस. The transverse propagating wave is along y-axis. The disturbance, the wave pulse is along y-axis. अब मैं सबसे पहला टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, एम्पलीट्यूड. The first term that I introduce here is amplitude. It's the maximum displacement of any particle along y-axis. The first term that I introduce is the concept of amplitude. इसके पहले भी मैंने यह टर्म ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी डिफाइन करा हुआ है. It's generally denoted by A and its maximum displacement of particle of any particle. This is the amplitude of this transverse propagating wave. This is maximum displacement in positive direction and this is the maximum displacement in negative direction. इसे हम amplitude कहेंगे. It's denoted by A. पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को प्लस ए से डिनोट कर सकते हैं. नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को माइनस ए से डिनोट कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड टर्म दैट आई इंट्रोड्यूस हियर इज फेज. फेज यह एक इंटरेस्टिंग टर्म मैं इंट्रोड्यूस करता हूं. फेज वी जनरली डिनोटेड बाय फाई. फेज को हम फाई से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन,
It's that term which determine displacement, velocity and acceleration condition of any particle. किसी भी पार्टिकल की स्टेट, इट्स दैट टर्म विच डिफाइन द काइनेमेटिक स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल. काइनेमेटिक स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल मतलब क्या? इट्स दैट टर्म विच डिटरमाइंस displacement, velocity and acceleration condition of any particle. It determine displacement, velocity and acceleration condition. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को हम काइनेमेटिक स्टेट भी कहें. काइनेमेटिक स्टेट ऑफ पार्टिकल. फेज इज दैट टर्म, फेज फाई इज दैट टर्म which determines kinematic state of any particle. Kinematic state of any particle means it's that term which determine displacement condition, velocity condition and acceleration condition of any particle. जब हम phase term बोलते हैं तो दो टर्म ऑटोमेटिकली दिमाग में आते हैं, सेम फेस, अपोजिट फेस एंड आउट ऑफ फेस. सेम फेस का मतलब है particles having similar condition of displacement, velocity and acceleration. Two particles are said to be in same phase. Particles having similar condition of displacement, velocity and acceleration. मैं इसी समय सेम फेस के पार्टिकल इधर मार्क करके दिखाता हूं. देखिए, दिस पार्टिकल मैं टिक कर रहा हूं, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल. इन चार पार्टिकल को मैंने टिक करा हुआ है. This particle, this particle, this particle and this particle. They have got same maximum displacement. इन सभी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट सबका सेम हुआ, मैक्सिमम इन अपवर्ड डायरेक्शन. वेलोसिटी भी सबकी सेम. All this particle have got velocity in downward direction. Acceleration भी same. This four particles have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. These four particles, they have got similar condition of displacement, velocity and acceleration. They have got similar kinematic state. These four particles are said to be in same phase. आप देखिए जरा, not only this particle, मैं इस पार्टिकल को क्रॉस कर रहा हूं, इस पार्टिकल को क्रॉस कर रहा हूं, इस पार्टिकल को क्रॉस कर रहा हूं. इन तीन पार्टिकल को देखिए ध्यान से. इन तीनों पार्टिकल को जिनको मैंने क्रॉस करा है, वंस अगेन दिस थ्री पार्टिकल ऑल्सो हैव गॉट सिमिलर कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. तीनों मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है, तीनों की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तीनों का एक्सीलरेशन भी सेम. These three particles once again they are said to be in same phase. इन तीनों पार्टिकल को भी हम सेम फेज में कहेंगे. नॉट ओनली दिस, मैं इस पार्टिकल को एनसर्कल करता हूं,
इस पार्टिकल को एनसर्कल करता हूं, इस पार्टिकल को एनसर्कल करता हूं, इस पार्टिकल को एनसर्कल करता हूं। यह 4 पार्टिकल वंस अगेन मैंने मार्क करे। जरा बड़े ध्यान से देखिए, इस फोटोग्राफ में हमें क्या दिख रहा है? एक ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव एक रस्सी में है, ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव एक रस्सी में है, रस्सी बंधी हुई है, एक पर्सन उसको कॉन्स्टेंटली इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, और हमने कैमरा लिया और कैमरे से फोटोग्राफ लिया, और फिर जो फोटोग्राफ में हमें दिख रहा है वो हमने बना दिया। अब फोटोग्राफ में हमें क्या दिख रहा है? जिस इंस्टेंट पर हमने क्लिक करा उस इंस्टेंट पर रस्सी के अलग अलग पार्टिकल की स्थिति एट दैट इंस्टेंट, और हमने उस स्थिति पर इन चारों पार्टिकल को देखा। वंस अगेन ऑल दिस 4 पार्टिकल्स हैव गॉट सिमिलर कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वंस अगेन दिस पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेज। हम कहते हैं दिस पार्टिकल, this particle, this particle, these 3 particles are in same phase. In this manner, we define the term phase and we had introduced the concept of same phase. अब जब हमने same phase term introduce करा है, तो हम एक और बार define करते हैं the concept of wavelength. हम phase के term में वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। वी विल रीडिफाइन वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इन सेम फेज। इट्स मिनिमम सेपरेशन between the 2 particles in same phase, between the 2 particles in same phase. Its minimum separation between the 2 particles in same phase. जरा देखिए इस डेफिनेशन को, यह चारों पार्टिकल सेम फेज में है, यह चारों पार्टिकल सेम फेज में, मगर यदि मैं कहूं मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इन सेम फेज, इस पार्टिकल से सेम फेज का दूसरा पार्टिकल जो मिनिमम सेपरेशन पर हो, दैट इज दिस पार्टिकल, और इन दोनों पार्टिकल के बीच के सेपरेशन को हम वेवलेंथ लैम्डा कहेंगे। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इन सेम फेज। दिस वुड बी टर्म्ड एज वेवलेंथ लैम्डा। यदि मैं इधर से देखूं, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स इन सेम फेज, एंड दिस सेपरेशन वुड बी called wavelength lambda. The separation between the 2 crust, the 2 consecutive crust, or the separation between the 2 consecutive trough, or this separation, this is the minimum separation between these 2 particles in same phase. This is wavelength lambda. Or this is the minimum separation between the 2 particles in same phase. This is wavelength lambda. अब जब हमने वेवलेंथ डिफाइन कर दिया और जब हमने सेम फेज टर्म डिफाइन कर दिया, तो हम सेम फेज के लिए वेवलेंथ लैम्डा के टर्म्स में कंडीशन लिख सकते हैं। 2 पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, जैसे हम एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल इधर है, पार्टिकल P1, और एक पार्टिकल इधर है, पार्टिकल P2। पार्टिकल P1
x1 की दूरी पर है और पार्टिकल p2 x2 की दूरी पर है। या चलिए इस कंसेप्ट को मैं हल्का सा रुक जाता हूं, फिर समझाता हूं। मैं पहले एक टर्म और बीच में समझा देता हूं, फिर इस कंसेप्ट में दोबारा आऊंगा। मैंने सेम फेज टर्म डिफाइन करा, मैंने वेवलेंथ टर्म डिफाइन करा। मैं अब एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज, opposite phase. We used to say that the two particles are said to be in opposite phase if they have got opposite conditions of displacement, velocity and acceleration. Two particles are said to be in opposite phase if they have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration. If displacement, velocity and acceleration conditions are opposite. दोनों पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन यदि एग्जैक्टली अपोजिट हो तो हम उन्हें अपोजिट फेस में कहते हैं। जैसे अपोजिट फेस वाले में पार्टिकल्स इसी समय बता देता हूं। यह टिक करा हुआ पार्टिकल और क्रॉस करा हुआ यह पार्टिकल, दे आर इन अपोजिट फेस। इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यह नीचे की तरफ वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। एक्सीलरेशन भी अपोजिट। दिस टू पार्टिकल हैव गॉट अपोजिट कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट है। इन्हें हम अपोजिट फेस में कहेंगे। जरा देखिए ध्यान से। इसके अलावा हम कहेंगे ढेर सारे पार्टिकल अपोजिट फेस में होते हैं। इन दोनों पार्टिकल के लिए दिस टू पार्टिकल्स हैव गॉट, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, दे हैव गॉट अपोजिट कंडीशन। दोनों की डिस्प्लेसमेंट दोनों का जीरो है, मगर वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है। यह नीचे की तरफ जा रहा है और यह ऊपर की तरफ जा रहा है। They have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration. These two particles would be termed as particles in opposite phase. They are in opposite phase. इसी तरह से अब हम एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, देखिए सेम फेज मतलब हुआ सेम कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अपोजिट फेज का मतलब हुआ अपोजिट कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। आउट ऑफ फेज मतलब सिंपली डिफरेंट इन फेज, देयर इज सम फेज डिफरेंस, मींस different conditions of displacement, velocity and acceleration. Different condition of displacement, velocity and acceleration means some finite phase difference, some finite phase difference. उनकी किसी भी तरह से, अब वो डिफर, हम कहते हैं कोई से भी रैंडमली दो पार्टिकल ले लीजिए, इस रस्सी पर कोई से भी रैंडमली दो पार्टिकल ले लीजिए। रैंडमली जब हम दो पार्टिकल लेंगे तो उनकी डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होएगा, वेलोसिटी भी अलग अलग होगी और एक्सीलरेशन भी अलग अलग होएगा। तो हम उन्हें आउट ऑफ फेज कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे। अब
फेस टर्म को समझने के बाद, सेम फेस, अपोजिट फेस और आउट ऑफ फेस को समझने के बाद, वेवलेंथ को डिफाइन करने के बाद अब हम कंडीशन ऑफ सेम फेस समझना चाहते हैं, कंडीशन ऑफ अपोजिट फेस समझना चाहते हैं और आउट ऑफ फेस वाली बात को समझना चाहते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक पार्टिकल P1 x1 की दूरी पर है ओरिजिन से, और एक पार्टिकल P2 x2 की दूरी पर है। पार्टिकल P1 at x1 and particle P2 at x2। पार्टिकल P1 जो कि x1 पर है और पार्टिकल P2 जो कि x2 पर है। वी यूज्ड टू से दैट देयर इज सम पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। पाथ डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2, हम इसे डेल्टा x से डिनोट करते हैं, एंड दिस डेल्टा x is x2 minus x1, its magnitude। कोई से भी रैंडमली मैंने दो पार्टिकल ले लिए, पार्टिकल P1 जो कि x1 पर है, पार्टिकल P2 जो कि x2 पर है। इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 we denoted by delta x, and that path difference is x2 minus x1, it's mod, कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। जब मैंने x2 को ज्यादा बोल दिया तो x2 minus x1 और x1 minus x2 और mod of x1 minus x2, this is the path difference। अब मैं कहता हूं पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ टर्म को डिफाइन करने के बाद सेम फेस की कंडीशन डिफाइन करता हूं। टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेस if the separation between the two particle is either lambda, ये पाथ डिफरेंस या तो हो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। जरा सोचिए, the two particles are said to be in same phase if the path difference between the two particle is either lambda or 2 lambda or 3 lambda or 4 lambda and so on। जैसे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, और ये पार्टिकल सेम फेज में, ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा। यह दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। यह दोनों पार्टिकल सेम फेज में है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, एंड सो ऑन 4 लैम्डा 5 लैम्डा। The two particles are said to be in same phase if path difference between the two particles is either zero, zero भी लिखूंगा मैं, zero भी हो सकता है। It's not only lambda 2 lambda, path difference 0, lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda एंड सो ऑन। दो पार्टिकल्स के बीच में यदि पाथ डिफरेंस लैम्डा होएगा, जीरो होएगा, लैम्डा होएगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो सेम फेज में कहलाएंगे। और आई विल से इफ द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा, दो पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा होगा, हियर n इज एनी इंटीजर 0 1 2 3 4, और मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे जाकर समझाता हूं मैं। द टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन सेम फेज इफ path difference between the two particles is either you say n lambda or even multiple of lambda by 2. If two particles are separated by this separation, तो वह particles हमेशा same phase में होंगे।
अब इसी तरह से मैं अपोजिट फेस की कंडीशन लिखता हूं। अपोजिट फेस के पार्टिकल्स को जरा ध्यान से देखें और अपोजिट फेस की कंडीशन सोचिए। दो पार्टिकल अपोजिट फेस में कब कहलाते हैं? टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन अपोजिट फेस if they have got opposite condition of displacement, velocity and acceleration.